नमस्कार दोस्तों, एएसके स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंकित महर्षि द्वारा लिखित उपन्यास वो लड़की। मैंने देखा वह शैम्पू की खाली बोतल को कान पर लगाकर बात कर रही है और शायद मुझसे ऐसा ही करतब करवाना चाहती है। उसकी इस मासूम हरकत को देखकर पिछले 2 दिनों में पहली बार मुझे हंसी आई थी। उसका दिल रखते हुए मैंने भी बोतल कान पे लगाकर कहा हेलो, लेकिन मेरा तब रोम रोम खड़ा हो गया जब बोतल में से आवाज आई हेलो। आवाज इतनी भयानक थी कि मैंने बोतल दूर फेंक दी और पसीनों से लथपथ सिकुड़कर बैठ गया। चाचू, आपने दीदी से बात नहीं की? मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी, कट्टी। ऐसा कहकर बिल्कुल उदास सी शक्ल बनाकर चली गई। जिंदगी ने बड़े अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था मुझे। क्या बताऊं, क्या छिपाऊं, कौन यकीन करेगा? जैसे सवाल खा रहे थे मुझे। थोड़ी देर बाद पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। सभी मुझे फर्जी प्रोफेसर बोलकर मेरे मजे ले रहे थे। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने सुकून भरे पल भी अब मेरी किस्मत में लिखे हैं। हमारे यहाँ रात को सभी छत पर सोते हैं, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में। तो सभी ने अपने बिस्तर छत पर लगा लिए और मुझे नीचे सोने को कहा, क्योंकि मुझे एलर्जी है और मुझे दवाई लगाकर सोना है। धूल भरी आंधियों से मेरी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। मैं भी उनकी बात मानकर चुपचाप नीचे कमरे में आ गया। नीचे कमरे में आकर बिस्तर पे पड़ा, अपनी डायरी में आज की दास्तान लिखने लगा। फिर अचानक मैंने पीछे देखा कि कमरे की अलमारी के पर्दे के नीचे से शायद मेरी छोटी बहन अलमारी में कुछ ढूंढ रही है। उसे अक्सर सिर दर्द रहता है और वो सिर पर बाम लगाकर ही सोया करती है और उसकी बाम उसी अलमारी में रहती है। बेटा, तुम कब आई? मैंने उससे पूछा। मैं तो आपके साथ ही आई। यह आवाज उसी लड़की की थी जो मैंने उस रात सुनी थी और मैं तब गश खाकर गिर पड़ा जब वह दीवार के आर पार हो गई और पर्दा नीचे हो गया। आधी रात को जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरे बिस्तर पर बाईं तरफ एक लड़की घुटनों में सर दिए जोर जोर से रो रही है। मैं हड़बड़ाकर उठा और बिना सोचे समझे बोला, क्या हुआ, क्या हुआ? लड़की घुटनों में सिर दिए हुए ही हाथ से खिड़की की तरफ इशारा करके बोली, वह अभी भी वही है। जब मैंने खिड़की में देखा तो वही जानी पहचानी चमकीली गुलाबी आंखें मुझे झांक रही थी और दिल दहला देने वाले तरीके से हंसकर आंखों से ओझल हो गई। जब मैंने वापस मुड़कर देखा तो वह लड़की भी मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। पिछले 2 दिन की सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दौड़ गईं और मैं लगभग पूरा होशो हवास में आ चुका था। मैं ज्यादा रोशनी वाली लाइट जलाकर मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने देखा कि अलमारी का पर्दा कोई जोर जोर से खींच रहा है, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। पर्दे की हुक कट 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 से एक एक करके टूट रही थी। मैं डर के मारे सांस भर गया था, इतना कि चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पर्दा खिड़की से उतरकर मेरी तरफ लपका। मैंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर्दा मेरे ऊपर किसी मजबूत पत्थर की तरह गिर ही गया। मैंने हिलने डुलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर्दे का वजन इतना था कि मैं टस से मस नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को एक कमरे में खड़ा पाया। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगर अब समझदारी से काम लिया तो जिंदगी भर मजे कर सकते हैं, और अगर अब गलती की तो पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। एक लड़का मेरी तरफ पीठ किए हुए कुर्सी पर बैठा था। वह अपने सामने पलंग पर बैठे किसी दूसरे लड़के से यह कह रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं हम यह बहुत गलत तो नहीं कर रहे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पलंग पर बैठा लड़का जाना पहचाना सा लग रहा था, पर उसे कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा था। पागलों जैसी बात मत कर, यह आइडिया तेरा था और शुरू भी तूने किया था। कुर्सी पर बैठा लड़का बोला। ठक 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 दरवाजा बजा और दोनों लड़के डर से थरथरा उठे और एक दूसरे से कहने लगे, कौन आया है? तू देख, तू देख। कुर्सी वाला लड़का पलंग पर एक किताब खोलकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा और किनारे से धीरे से खोला, लेकिन दरवाजे को और जोर से खोलकर सामने एक औरत आई। क्या हुआ विनीत? दरवाजा खोलने में इतना टाइम कैसे लिया? और अंदर महिपाल क्या कर रहा है? मैंने देखा वही औरत जिसके घर पर उस रात मुझे होश आया था। वह कमरे के अंदर झांक कर बोल रही थी,
वो मम्मी, मेरा और महिपाल का कल पेपर है, इसलिए हम दोनों पढ़ रहे हैं। मैंने थोड़ा झांक कर देखा तो पता चला कुर्सी वाला लड़का कोई और नहीं, आंटी वाला बेटा बिट्टू ही था। तू बीएससी नर्सिंग में है और ये बीएससी फार्मेसी में है, दोनों एक साथ कैसे पढ़ सकते हो? आंटी नजर तीखी करती हुई बोली। तभी मैं बीच में बोल पड़ा, आंटी मैं यहाँ कैसे पहुंचा, मैं यहाँ कैसे आया? लेकिन जैसे मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उन सभी के लिए मानो अदृश्य था और किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मम्मी, हमारा एक पेपर कॉमन है। विनीत, आंटी का बेटा बिट्टू, हड़बड़ाते हुए बोला। अच्छा यह बता, सोमू यहाँ आई थी क्या? आंटी ने थोड़ा घूरते हुए पूछा। न न नहीं आंटी, यहाँ तो कोई सोमू नहीं आई। कौन है सोमू वैसे? महिपाल बीच में ही बोल उठा। नहीं मम्मी, हम यहाँ पर दोनों अकेले ही हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। विनीत ने भी उसकी बात का समर्थन किया। इस बार मैंने महिपाल को ध्यान से देखा तो याद आया कि वह वही लड़का है जो उस रात मुझे मेडिकल स्टोर पे मिला था, जिसने मुझे हैप्पी बेबी जैसी सिरप दी थी। वो उसके हॉस्टल से फ़ोन आया था। मास्टर जी पूछ रहे थे कि वह लड़की आज पहुंची कैसे नहीं हॉस्टल पर, इसलिए मैंने पूछा। यह कहकर आंटी कमरे से बाहर चली गई। आंटी के बाहर जाते ही विनीत ने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और वह महिपाल से बोला, सुन, हिम्मत रख, जो बच गया है वह काम निपटा लेते हैं। भाई, अगर पकड़े गए तो? महिपाल कांपता हुआ सा बोला। यार, पकड़े गए तो मरना ही है, लेकिन कुछ करके मरे तो ज्यादा अच्छा है। अपने चेहरे पर क्रूरता का भाव लिए हुए विनीत आगे बढ़ा। महिपाल उसके पीछे पीछे गया। दोनों मेरी तरफ आ रहे थे। मैं उनसे कुछ कह रहा था, लेकिन वह सुन नहीं रहे थे और मेरे अंदर से आर पार होकर निकल गए। मेरे पीछे की तरफ एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। दोनों साइड से उस पर्दे के अंदर घुस गए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, वह मेरे आर पार कैसे निकल गए? वह मुझे सुन और देख क्यों नहीं पा रहे? तभी विनीत की फिर से आवाज आई, अगर पकड़े गए तो यह अपना आखिरी वार भी हो सकता है। अपने पास 2 घंटे हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। फिर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी और पर्दा जोर जोर से हिलने लगा। मैं दौड़कर पर्दे के पास गया और पर्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं पर्दे को छू भी नहीं पा रहा था। मेरा हाथ पर्दे के आर पार हुए जा रहा था। गुस्से में आकर मैंने पर्दे पर सर मारा तो मेरा सिर पर्दे के आर पार हो गया और मैंने मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक नज़ारा देखा। पर्दे के पीछे वो लड़की बड़ी बड़ी खूंटियों पर बंधी रस्सी से खिड़की पर लटकी हुई थी। उसके पांव भी जमीन को नहीं छू रहे थे। उसके कंधे हाथ पर रस्सी के निशान से खून छलक आया था। उसका मुंह फूला हुआ था क्योंकि उसमें तौलिया धंसाया हुआ था, जिसका छोटा सा हिस्सा बाहर भी निकला हुआ था। वह निढाल सी लटकी हुई बस आंसू बहा रही थी। वो दोनों हफ्सी दरिंदे उसको नोच खसोट रहे थे। अबे हट यहाँ से, अबे तेरी तो। यह बोलता हुआ मैं उन दोनों पर लपका, लेकिन उनको छू भी नहीं पा रहा था। पर्दे के कभी अंदर, पर्दे के कभी बाहर, कभी उन दोनों के आर पार मैं हो रहा था। मैं कुछ भी छू नहीं पा रहा था, केवल खिड़की से सर मार पा रहा था, जिसकी भी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि मुझको भी नहीं। उसकी हैवानियत की आवाजें और दरिंदगी की हंसी आती रही। मैं गुस्से में पागल होकर पलंग, कुर्सी सब कुछ उठाकर उन पर मारना चाहता था, लेकिन कुछ भी छू नहीं पा रहा था। मैं घुटनों के बल गिर के दहाड़ मारकर रोने लगा। वो मार डालेंगे इस बच्ची को, कोई तो बचा लो, कोई तो आओ रे यहाँ। तू तो है ना यहाँ, क्यों चुपचाप देख रहा है? कुछ तो कर। मैं ऊपर हाथ करके चिल्लाने लगा, लेकिन ऊपर वाले ने भी जैसे अपने कान बंद कर रखे थे। यार, एक बोतल पूरी पी के भी होश में है और आंसू बहा रही है। महिपाल की घिनौनी आवाज आई। तभी तो इतनी गर्म है, यह कहकर विनीत खीखी करके हंसने लगा। ऐसी स्थिति में हैवानियत शर्मसार हो जाए, दरिंदगी दर्द से दम तोड़ दे, पर वे दोनों शैतान सारी हदें पार करने को थे। उनकी आवाज कानों में जहर सी चुभ रही थी और मैं कमरे में यहाँ से वहां सर मार रहा था। इतना बेबस में जीते जी कभी ना था। मैं बस रोए और चिल्लाए जा रहा था। तभी खून की एक बूंद पर्दे पर आ गिरी। ये खून कहाँ से आया बे? विनीत बोला। नाक से आया है, मुंह में तो तौलिया ठूसा है, महिपाल ने जवाब दिया।
नाक से कैसे आ गया? विनीत फिर से बोला। तू जाने, नर्सिंग वाला तू है। महिपाल हल्की सी हंसी के साथ बोला। यार पहला प्रैक्टिकल है। ये कह के बेशर्मी से विनीत हंसा। मैं गुस्से से पागल होकर पर्दे की तरफ बढ़ा। मार डालूंगा कमीनों, जान से मार डालूंगा। पर्दे के पार एक और पर्दा आया जहां बहुत अंधेरा था। अब मैं बोल भी नहीं पा रहा था। उस पर्दे के पार मैंने दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया। बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? डरो मत, तुम सपना देख रहे हो। मैंने देखा, मैंने मम्मी के हाथों को कस के पकड़ रखा था। उन्हें अपने सामने देखकर मुझे अपने इस जन्म की सबसे बड़ी राहत मिली थी। मैं उनसे लिपटकर बस रोने लग गया। बेटा बताओ तो सही, क्या बात है? क्या सपना देखा तुमने? मम्मी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए पूछ रही थी। बड़ी चिंता में थी वह, पर जब तक मैंने पूरी तरह होश नहीं संभाल लिया तब तक मैं कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। काफी सोचकर बोला, मम्मी मेरे पीछे सांड भाग रहे हैं, वह मुझे मार डालेंगे। नहीं मारेंगे बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम घर पर हो, मेरे पास हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थोड़ी देर बाद जब मैं चुप हुआ तो वह मुस्कुराते हुए बोली, फर्जी प्रोफेसर, तुम सांडों से ही डर गए? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझा करती थी। आपके पीछे पड़े तो पता चले, मैंने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। रात को पर्दा ओढ़कर सो गए। मम्मी पर्दे को हाथ में लेते हुए बोली, हाँ वो रात में मच्छर काट रहे थे, मैंने हाथ खुजाते हुए कहा। तभी सारी हुक तोड़ डाली। मेरे सर पे हल्की सी चपत लगाते हुए वे फिर बोली, 5:30 बज गए हैं, थोड़ा घूम के आजा, फिर चाय बना देती हूँ। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर आ गया। और बाहर सोच रहा था, आज एक पर्दा मेरे सामने बेपर्दा हुआ है, पता नहीं कितने और बाकी हैं। मुझे एक सोनापन सा महसूस हो रहा था, जैसे शरीर बेहद भारी हो गया है। इसके बाद पूरी दिनचर्या मेरी मशीन सी ही रही। मुझे कोई होश नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, बस कहने पर मैं कर रहा था। दोपहर में मैं आईने के सामने खड़ा घंटों बाल बना रहा था। घर पे सभी को यह चीज बेहद अजीब लग रही थी। क्या बात है, आज आईने में ही घुस जाओगे क्या? मम्मी ने पूछा और मेरे मुंह से आवाज निकली, अब शहर रहने जा रही हूँ तो थोड़ी फैशन तो सीखनी पड़ेगी। मम्मी बहुत डरी हुई सी पास आकर बोली, बेटा क्या हुआ तुझे? उनकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों हो गई? मम्मी ने पूछा तो मैंने कहा, ठीक ही तो है, क्या हुआ मेरी आवाज को? तुम लड़की की आवाज में बोल रहे हो, मम्मी डरते हुए बोली। नहीं, मैं तो सही आवाज में बोल रहा हूँ, मैंने खुद को संभालते हुए बोला। देखो खुद को आईने में, ऐसे लग रहा है जैसे कोई तुम्हारी आंखों में से कोई और देख रहा है। मम्मी ये बताते हुए कांप सी गई थी। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मुझे भी लगा कि ये मैं नहीं हूँ। मेरा चेहरा रबड़ की तरह भावहीन था। तू नारियल लाया है ना? पधार के ला, मुझे मंदिर जाना है, पीर रामदेव जी सब ठीक कर देंगे। बड़े विश्वास से आंखें पोंछते हुए वो बोली। नारियल किस्मत से अच्छा निकला। वो मुझे सभी के साथ रहने की हिदायत देकर चली गई। मैंने उनके वापस आने तक खुद को संभाले रखा और आते ही मम्मी ने मेरे हाथ पर कोई पवित्र धागा बांधा जो वो मंदिर से लाई थी। उसे बांधने के बाद मुझे सच में बड़ा सुकून मिला। पूरे रविवार और सोमवार शाम तक सब कुछ ठीक रहा और मैं सोमवार को कॉलेज से सीधा टाउन हॉल चला गया, जहां राकेश मिला और उसने प्रोफेसर राममूर्ति से मिलने का वादा किया। प्रोफेसर राममूर्ति ने सेमिनार में बताया कि उनके पास आने वाले 90% से ज़्यादा केसों में लोगों का वहम होता है। 9% केस किसी मनोविकार के कारण आते हैं, जबकि 1% केस को वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। उन्हीं को पैरानॉर्मल साइंस के अध्ययन किया जाता है। सेमिनार खत्म होते ही मैंने राकेश से कहा कि मैं प्रोफेसर राममूर्ति जी से मिलना चाहता हूँ और वह मुझे प्रोफेसर राममूर्ति के पास ले गया। सर, ये अंकित महर्षि हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, शायद इनको आपसे मदद चाहिए, राकेश ने मेरा परिचय देते हुए कहा। हेलो अंकित जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आज आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे आज बहुत काम है, क्या आप मुझसे कल मिल सकते हैं?
प्रोफेसर राममूर्ति ने कलाई घड़ी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। तो मैंने बड़ी बेचैनी से कहा, अगर जिंदा रह गया तो जरूर मिलूंगा। मतलब? प्रोफेसर ने बड़ी ही गंभीरता से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने अपनी गर्दन के निशान दिखाते हुए कहा, यह सब उसने दिए हैं। वह हर रोज मुझे थोड़ा थोड़ा करके मार रही है। मुझे नहीं लगता मैं कल तक जिंदा रह पाऊंगा। प्रोफेसर ने बड़े आश्चर्य से मेरी आंखों में देखा और राकेश को चाबी देते हुए कहा, इनको गाड़ी में बैठाओ। गाड़ी से हम होटल तक पहुंचे। इसी बीच हमारा साधारण परिचय हो चुका था। प्रोफेसर राममूर्ति ने बताया कि वह भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर हैं, परंतु अपने पिता की मौत के बाद उनकी रुचि पैरानॉर्मल विज्ञान में हो गई। राकेश होटल के कर्मचारियों के साथ उनके सामान को गाड़ी से उतरवाकर ऊपर कमरे में पहुंचाने की व्यवस्था देखने लगा और मैं प्रोफेसर राममूर्ति के साथ उनके कमरे में पहुंच गया। मैंने कमरे में देखा कि एक वृद्ध वहां पहले से ही बैठे हैं। मैंने जिज्ञासावश प्रोफेसर से पूछ लिया, सर आप इनको ताला लगाकर बाहर चले गए? किनको? प्रोफेसर ने हाथ दोनों तरफ फैलाते हुए कहा, यह जो अंकल सोफे पे बैठे हैं ना, इनको। मैंने इशारा करके बताया। उसके बाद प्रोफेसर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, यह मेरे पापा हैं। मैं इन्हीं की बात कर रहा था। यह या तो मुझे दिखते हैं या फिर उनको दिखते हैं जो खुद अपनी मौत देख चुके हों। उनका जवाब सुनकर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। प्रोफेसर ने आगे बताना जारी रखा, हमारे गांव में सभी का मानना था कि मेरे पापा में हनुमान जी की छाया आती है, लेकिन मैं इसे ढोंग समझता था। मैं मानता था कि पापा घर चलाने के लिए यह सब नाटक करते हैं, लेकिन मैं गलत था। प्रोफेसर ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा अब छोड़ो इन बीती बातों को। अंकल प्रोफेसर को डांटने के लहजे में कहा। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद मैंने प्रोफेसर राममूर्ति को जो भी घटना मेरे साथ घटी थी उन सबको एक एक करके बताया। प्रोफेसर राममूर्ति ने कहा, अंकित आमतौर पर आत्माएं किसी इंसान, किसी जगह, किसी वहम या किसी मकसद से बंधी होती हैं। सबसे पहले हमें वह खोजना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक नारियल दूंगा जिसको तुम्हें अपने साथ 24 घंटे से ज्यादा वक्त रखना होगा। फिर पापा उस नारियल को देखकर हमें उस आत्मा और उसके मकसद के बारे में बताएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंकल ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, क्योंकि इसके पास एक नहीं दो नारियल हैं इस काम के लिए। अंकल मेरे बैग की तरफ इशारा करते हुए बोले। जब मैंने खोलकर देखा तो उसमें सच में 2 नारियल थे। तभी मुझे याद आया, यह तो वही नारियल हैं जो मैंने शनिवार को लिए थे और 3 नारियल में से केवल 1 नारियल ही काम आया था। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। प्रोफेसर ने मुझे एक नारियल दिया और एक बड़ी सी स्क्रू ड्राइवर की मदद से नारियल को किसी माहिर खिलाड़ी की तरह रेशे उतारने के बाद फोड़कर 2 टुकड़े करके टेबल पर रख दिए। नारियल को देखकर प्रोफेसर के पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह बड़े ही डरते हुए बोले, 2 आत्माएं हैं, 2। एक बहुत ही मनुष्य शैतानी आत्मा है जो इसको मारकर इसकी आत्मा को अपना गुलाम बनाना चाहती है। दूसरी आत्मा इसके शरीर पर कब्जा करना चाहती है। पता नहीं इतना सब झेलने के बाद यह लड़का अभी तक जिंदा कैसे है। पापा, क्या अंकित ने उन आत्माओं का कुछ बिगाड़ा है? वह इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? कोई तो कारण होगा। क्या हुआ, इसको पहले से जानती है? प्रोफेसर ने तो जैसे अपने पिता पर सवालों की बौछार कर दी थी। इसका पता लगाने के लिए मुझे अंकित को छूना पड़ेगा। प्रोफेसर के पिता की आत्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे छू सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, नहीं छू सकता मैं। जब तक तुम्हारे हाथ पर यह लाल धागा बंधा है तब तक तुम्हें दुनिया की कोई भी अलौकिक शक्ति छू भी नहीं सकती है। वह मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैंने मम्मी का बांधा हुआ लाल धागा उतार दिया। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ा और मुझे बस मामूली सी हलचल बालों में महसूस हुई। फिर वह पलट कर बोले, नहीं, इसका दूर दूर तक उन आत्माओं से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। देखो अंकित, मैं कोई पुजारी, तांत्रिक या पादरी नहीं हूँ। मैं बस आत्माओं के अस्तित्व होने के सबूत इकट्ठे करता हूँ। फिर उन सबूतों के आधार पर मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारी दिक्कतें दूर कर सकते हैं। तुम्हारा केस बेहद ही खतरनाक है। हमें अभी काम शुरू कर देना चाहिए।
मेरे पीछे आओ। प्रोफेसर तेजी से कमरे से बाहर जाते हुए बोले और मैं उनके पीछे पीछे होटल के ही एक दूसरे कमरे में चला गया, जहां पर बहुत सारे पैरानॉर्मल उपकरणों के साथ 2 लड़के थे, जिनमें से एक राकेश था। राकेश, द इंफ्रारेड थर्मामीटर, एक ईएमएफ मीटर, एक अल्ट्रा सेंसिटिव कंपास, 2 इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरा, एक इंफ्रासाउंड रिकॉर्डर और एक डिजिटल ऑब्जर्व बॉक्स निकालो तुरंत। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, अंकित, तुम्हारा कमरा कितना बड़ा है? मैंने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, इस कमरे से आधा भी नहीं है। फिर कागज लेकर तुरंत उस पर कुछ लिखा और पास ही खड़े लड़के को देते हुए कहा, हरी, यह सामान मुझे 10 मिनट में चाहिए। और वो लड़का हरी तुरंत निकल गया। अंकित और राकेश, इन सभी एपरेट्स की बैटरी चेक करना। अगर बैटरी फुल हो तो इनको राकेश को फ़ोन से वाईफाई कनेक्शन कर देना। और राकेश, इन सभी एपरेट्स का डाटा तुम्हारी गूगल ड्राइव पर होना चाहिए।